नमस्कार दोस्तों, किसान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनस मिर्ज़ा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा हिंदी सिलेबस के बारे में, पूरा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी, आज से हम इस वीडियो से आपको एक एक करके एक एक टॉपिक से अब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वर्णमाला। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जब तक हम वर्णमाला नहीं पढ़ते हैं तब तक हमको हिंदी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वर्णमाला ही हिंदी का बेस होता है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण के बारे में। यह एक नाम आप सुने होंगे जिसको कहा जाता है ध्वनि। ये ध्वनि या वर्ण होता क्या है, पहले इसको जानेंगे, तभी वर्णमाला पर हम कुछ समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि जो होती है, मनुष्य जो अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करता है, और उसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम इकाई, यही कहलाती है ध्वनि। यानी भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी इकाई, यानी इससे छोटी और कुछ नहीं हो सकती, वही हमारी होती है ध्वनि। हम लोग ध्वनि और वर्ण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए देखते हैं ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है। ध्वनि तो आप समझ गए, लघुत्तम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और ध्वनि ही जो होती है, यही भाषा का मूल आधार होता है। यानी इसी से ही भाषा का निर्माण होता है, इसी से ही शब्द का निर्माण होता है। तो जब ये लघुत्तम इकाई है, यानी इससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता, यानी इसका खंड नहीं किया जा सकता, यानी ध्वनि का खंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है या लघुत्तम इकाई होती है। जैसे समझने के लिए हमने लिख दिया एक वर्ण का। इस का में दो ध्वनियाँ हैं, एक तो का है और आ है। इसको तो हम तोड़ सकते हैं, इसका खंड कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो का और आ टूटा, ये दो ध्वनियाँ हो गई, एक ध्वनि ये हो गई और एक ध्वनि ये हो गई। यानी अब इसका खंड नहीं कर सकते, इसको और तोड़कर छोटा नहीं लिख सकते हैं। तो यही जो है, इसी को कहते हैं ध्वनि, और यही होती है भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। अब सवाल उठा कि ये वर्ण क्या होता है। ध्वनि तो हम समझ गए कि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, और हमने बताया ध्वनि और वर्ण एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, ये ध्वनि जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। यानी जो हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, वही ध्वनि है, और उसी का हम अगर लिखित रूप कह दें तो वही बन जाता है वर्ण। यानी इसी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर कोई पूछे का क्या है तो आप कहोगे ध्वनि है, या पूछे क्या है तो आप बता सकते हो कि वर्ण है। क्योंकि प्रारंभ में जो भाषा थी वो उच्चारित थी, और उच्चारित भाषा केवल बोलने और सुनने के लिए ही प्रयोग में आती है, और उसी भाषा को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वही कहलाता है वर्ण। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस लिखित और मौखिक, यही आपको जानना है। तो ध्वनि और वर्ण ये दोनों एक ही हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या ध्वनि कह सकते हो, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ध्वनि आप समझ गए होंगे। छोटी छोटी बातें पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अच्छे से टॉपिक में चलेंगे। पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेस हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है, अभी हमने बताया वर्ण या ध्वनि।
अब यहीं पर हम जानेंगे शब्द क्या होता है। आप लोग रट लेते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह से शब्द तथा शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। हमने बताया वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए का प्लस ला, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कल। का एक वर्ण है, ला भी एक वर्ण है, इन दोनों वर्णों को मिला दिया गया तो बन गया एक शब्द। कौन सा शब्द बना? कल। कल क्या है? एक शब्द है। अब यहाँ पर जो हमने लिखा सार्थक समूह, तो ये जो वर्ण को हमने जोड़ा है ये सार्थक रूप में जोड़ा है, जिससे एक शब्द बना और शब्द का अपना एक अर्थ है। कल का मतलब आने वाला कल। अगर यहीं पे हम लिख दें वा प्लस ला, तो ये भी एक शब्द बनेगा वल, लेकिन वल कोई शब्द नहीं होता है, ये निरर्थक हो जाएगा। तो सार्थक होना ज़रूरी है शब्दों का। ये जो शब्द बना है ये कौन सा शब्द है? सार्थक। जैसे आप बोल देते हो चाय, तो चाय जो बना है चा प्लस या, चाय बन गया। चाय का एक अपना अर्थ है, चाय एक पेय पदार्थ है। अब बहुत लोग बोल देते हैं वाय, तो वा प्लस या, ये क्या बन गया? वाय। लेकिन ये जो वाय बना है ये क्या है? निरर्थक है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो शब्द का निर्माण करने के लिए वर्णों या ध्वनियों का सार्थक समूह होना अनिवार्य है, तभी एक शब्द बनता है। ये भी तो एक शब्द है, लेकिन ये निरर्थक शब्द है। आगे जब शब्द के भेद पढ़ाएंगे हम, एक टॉपिक है तो उसमें बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे हम कह देते हैं चाय पी लीजिए, हमने कहा चाय पी लीजिए, तो इसका मतलब चाय रखी हुई है, आपसे कह रहा हूँ मैं कि आप चाय, केवल चाय पी लीजिए। लेकिन अगर हमने कहा चाय वाय पी लीजिए, इसका मतलब चाय के साथ कुछ और भी पेय पदार्थ है, उसको भी मैंने पीने के लिए कहा, उसका नाम नहीं लिया। तो वाय का यूज भी होता है, लेकिन कब होता है, कैसे होता है, ये जब शब्द के भेद पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे। हमको यहाँ बताने का मतलब केवल शब्द था कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो ध्वनियों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है। अब जैसे हमने लिखा कल, या कोई और शब्द लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं रामायण, ये भी तो एक शब्द है। राम, ये भी एक शब्द है। तो ये किससे बना? ध्वनियों से ही तो बना होगा। और कैसी ध्वनियों से? ध्वनियों के सार्थक समूह से। अब इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा आएगा, रा में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। प्लस माँ आएगा, माँ में कौन सा स्वर मिला है? आ। यानी इसमें कितनी ध्वनियाँ होंगी? 1 2 3 और 4। तो ये 4 ध्वनियों के मिलकर बना है एक शब्द राम। और ध्वनियों का कैसा समूह है? ये सार्थक समूह है। हमने एक शब्द लिख दिया स्कूल, इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर सा आएगा, चूंकि सा आधा है तो यहाँ नीचे हलंत लगा दिया, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर इसके बाद आ गया का, और का में आप देखते हैं ऊ स्वर मिला हुआ है, प्लस यहाँ पर ला, और ला में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ स्वर। तो ये सा, का, ऊ, ला और आ, ये पूरा मिलकर ये हैं ध्वनियाँ। इन्हीं के योग से क्या बन गया? सार्थक समूह से क्या बन गया? एक शब्द बन गया स्कूल। यानी ध्वनियों के सार्थक समूह से ही शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद हमने बताया शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। अभी ये जो लिखा हुआ है राम, स्कूल, ये सब सारे शब्द हैं, लेकिन हम इसी को एक जगह लिख दें, राम स्कूल जाता है। जाता भी एक शब्द है।
अब यहाँ पर जो राम है ये तो शब्द है, लेकिन अगर पूछ ले यहाँ पर राम क्या है तो आप शब्द ना बता के कह दोगे क्या है, पद है। पद भी यहीं पर जान लीजिए आप लोग, पद किसे कहते हैं। पद और शब्द में बस माइनर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि ये शब्द जब किसी वाक्य में ना प्रयुक्त होकर उस वाक्य के बाहर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, तब इसे शब्द कहते हैं। और इसी शब्द का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में कर देते हैं तो ये शब्द ना कहलाकर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो स्कूल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्कूल को क्या कहेंगे, शब्द, क्योंकि ये वाक्य में नहीं लिखा है, वाक्य से बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ, इसीलिए यहाँ पर शब्द है। अब अगर स्कूल को हम यहाँ पर पूछें क्या है तो आप बताओगे क्या है, पद है। क्यों? क्योंकि इस स्कूल का प्रयोग हम किसी वाक्य में कर दिए हैं। तो जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है या वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो ये शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। बस शब्द और पद में इतना सा अंतर है। जाता भी इसे यहाँ पर क्या है, पद है। अब यहाँ पर पद एक टॉपिक है, आगे बताएंगे पद के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वो आगे की बात है। तो लेकिन ये एक शब्द था, अलग स्वतंत्र था, ये भी एक शब्द था, अलग से था, लिखा था, स्वतंत्र था, ये भी अलग से लिख दे स्वतंत्र रूप से एक शब्द बन जाएगा। इन्हीं शब्दों को सार्थक रूप से हमने लिख दिया तो ये क्या बन गया, पूरा एक वाक्य बन गया। यानी शब्दों के सार्थक समूह से किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने बताया सबसे पहले कि ध्वनि जो होती है या वर्ण जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे, वाक्य बताएंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप बताओगे वर्ण या ध्वनि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूछेगा इसके बड़ा क्या होता है, तो ध्वनि से क्या बना था, शब्द बना था। फिर शब्द के बाद क्या आया, पद आया, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई हमारी, वाक्य। ये आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। तब आप अगर ध्वनि बता दोगे तब आपका मामला गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बताएंगे आप, शब्द होता है। क्योंकि जो वर्ण होता है, ध्वनि होती है, ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जो शब्द बनता है इसका कोई अर्थ होता है। तो यानी सार्थक का मतलब यही होता है, अर्थ सहित। सार्थक बना है दो शब्दों से, सा प्लस अर्थ। सा मतलब सहित या के साथ, अर्थ मतलब अर्थ के साथ। तो शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है। तो शब्द से छोटा कोई सार्थक इकाई नहीं है, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई आपकी शब्द हो जाएगी, सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी, सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगी। नोट कर सकते हैं आप लोग। तो ये आपका क्रम याद होना चाहिए। इतना आपको जानना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं। इतना आप जान जाएंगे तब फिर वर्णमाला हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद आइए आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्वनि के बारे में आप जान गए, शब्द के बारे में आप जान गए, पद के बारे में आप जान गए, और वाक्य के बारे में आप जान गए। सबसे छोटी इकाई ध्वनि, सबसे बड़ी इकाई वाक्य, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ण के भेद। अभी वर्ण हमने पढ़ा, ध्वनि या वर्ण। अब इसके भेद यानी इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम नाम दिए हैं स्वर, और एक का नाम है व्यंजन। स्वर और व्यंजन जानने से पहले थोड़ा सा हम अक्षर के बारे में जानते हैं। ये भी यहीं पर देख लेते हैं, अक्षर किसे कहते हैं।
कन्फ्यूजन बहुत होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अक्षर और वर्ण, ये दोनों क्या होता है? सामान्यतः हम देखते हैं जो अक्षर होता है और वर्ण होता है वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है वो आपको जानना है। ये जो वर्ण होता है, ये वर्ण है, इसको जब हम स्वर के साथ संयुक्त कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये जो बनता है यही कहलाता है अक्षर। बोलने में तो हम लोग बोल देते हैं वर्ण और अक्षर दोनों एक ही अर्थ में होता है, सही बात है, लेकिन अंतर है, बारीकी है। जब वर्ण स्वर के साथ प्रयुक्त होकर संयुक्त रूप से आता है तब वही कहलाता है अक्षर। जैसे हमने बताया का एक वर्ण है, ना कि अक्षर है, और का के साथ अगर हम आ जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा का, और यही क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। यानी अक्षर में एक स्वर का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? एक स्वर का होना आवश्यक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और जानना है। अब आप कहोगे जितने भी स्वर हैं जैसे आ ई उ, क्या ये अक्षर हैं या वर्ण हैं? अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे? जैसे आ ई उ, ये वर्ण भी हैं। ये क्या हैं? वर्ण भी हैं और ये अक्षर भी हैं, दोनों हैं। अगर पूछ ले का क्या है तब आप कहोगे वर्ण है। अक्षर तभी होगा जब इसके साथ स्वर मिला होगा। अब ये क्या बन गया? अक्षर बन गया। यानी जब कोई व्यंजन वर्ण होता है, इसमें स्वर मिलता है, तभी वह अक्षर बनता है, और जो स्वर होते हैं वो ऑलरेडी वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं। एक लाइन में अगर कोई पूछे अक्षर की परिभाषा क्या है तो कह सकते हैं वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक झटके में हो। देखिए ये ध्वनि हो गई, ये अक्षर भी है, और यहाँ पर जो है ये ध्वनि समूह ही तो लिखा है, दो ध्वनियों को मिला के, तो ये भी तो अक्षर है। तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक झटके में होता है वही क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। तो उम्मीद है कि अक्षर के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए, इतनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी थी। अब वर्ण आप पढ़ चुके हैं तो वर्णमाला भी जान लीजिए थोड़ा सा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये जो वर्ण होते हैं इन्हीं का व्यवस्थित समूह जो होता है, यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है यही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? तो आप जानते हैं 52, जिसमें से वर्ण को बांट दिया गया है दो भेदों में। कौन कौन से? आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बहुत ही ध्यान से, बारीकी से आप लोग समझिएगा, चूँकि ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं है, लोग आसान समझ के गलत कर देते हैं। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, आराम से समझते हुए चलना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है आप लोग को। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और एक होता है व्यंजन। कितने भेद होते हैं वर्ण के? दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। वर्ण तो आप समझ ही गए हैं। जब किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण हम मुख से करते हैं, कंठ से लेकर मुख तक
5 अंग होते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो हमारा कंठ होता है, जिसको गला कहते हैं यहाँ का। इसके ऊपर फिर आता है तालब्य। तालब्य आप लोग जानते हैं, मुंह के अंदर एक ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का। तो ऊपर के हिस्से का जो पिछला भाग होता है, कह दीजिए ऊपरी छत का पिछला भाग मुंह के क्या कहलाता है? तालब्य कहलाता है। यानी तालु से ध्वनि निकलती है, उसको कहते हैं तालब्य। फिर उसके आगे का, ऊपर की छत के मुंह के आगे का भाग जो होता है उसे कहते हैं मूर्धा। और यहाँ से जो ध्वनि निकलती है मूर्धन्य ध्वनि होती है। फिर इसके आगे आता है आपका दांत, फिर लास्ट में ओष्ठ। ये 5 पार्ट होते हैं जहाँ से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो सबसे नीचे होता है आपका कंठ, इसके ऊपर होता है मुंह के ऊपरी भाग का पिछला हिस्सा तालब्य, उसके अगला भाग होता है मुंह के ऊपरी भाग का अगला हिस्सा होता है मूर्धन, फिर आता है आपका दांत, फिर आता है ओष्ठ। इन 5 जगहों से जब वायु का प्रेशर होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, उसी वायु के दबाव से ही हमारी ध्वनि उच्चारित होती है। अब पूछेगा स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कंठ से लेकर ओष्ठ तक कहीं भी कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, यानी कोई भी वर्ण अगर उच्चारित किया जा रहा है तो उसमें उच्चारित करने में उसके कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, वो कहलाते हैं स्वर वर्ण। यानी एक लाइन में कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, जिनको बोलने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वही क्या कहलाते हैं? स्वर। और जैसा कि आप जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये 11 स्वर हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, एक है री। ये 11 स्वर हैं। इनका उच्चारण जब किया जाएगा तो कंठ से लेकर ओष्ठ तक जो हमने बताया, यहाँ पर कोई भी मुख में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, वही कहलाएंगे आपके स्वर। अब थोड़ा सा व्यंजन पे देख लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन को देखने के बाद हम पहले स्वर का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन में चलेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर का जस्ट अपोजिट होगा। व्यंजन का जब भी उच्चारण करेंगे तो कभी कंठ में बाधा उत्पन्न होगी, कहीं तालब्य में, कहीं मूर्धा में, कहीं दांत में, कहीं ओष्ठ में। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में इन मुखद्वार में बाधा उत्पन्न हो, वही कहलाते हैं व्यंजन। या कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, वही व्यंजन कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया का। अभी हम परिभाषा में लिखे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है। हमने लिख दिया का। अब का को जब देखेंगे तो इसमें का भी है प्लस आ भी है। खा लिखेंगे तो इसमें भी देखेंगे खा प्लस आ। कोई भी लिख दें हम व्यंजन, माँ लिख दें तो माँ में क्या छुपा है? माँ प्लस आ। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको कॉमन मिला कि ये जो आ है ये प्रत्येक व्यंजन में विद्यमान होता है। यानी प्रत्येक व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोला जाता है? तो आप बताओगे आ। छोटा आ, बड़ा आ नहीं बोलना है, वो सब प्राइमरी वाला है आ। तो आ स्वर की सहायता से प्रत्येक व्यंजन का निर्माण होता है।
अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये आपको याद रखना है। व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। अब हम पहले चर्चा करेंगे स्वर के बारे में, उसके बाद फिर हम चलेंगे व्यंजन की तरफ। तो स्वर की संख्या हो गई 11, व्यंजन की संख्या हो गई 33। और हमने बताया ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है स्वर कहलाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और यही 11 स्वर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है स्वर के भेद। अब हम देखते हैं स्वर के भेद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं बराबर। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कभी कभी नॉर्मल एग्जाम में पूछता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे स्वर के 3 भेद होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तब भी आप बताओगे 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे करके पूछ लेता है उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तब भी आप बताओगे 3। उच्चारण काल के आधार पर। चाहे पूछे स्वर के कितने भेद होते हैं, तब भी आप बताओगे 3। पूछे मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तब भी आप बताओगे 3। चाहे पूछे उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तब भी आप कितना बताएंगे? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से बारीकी से, भले ही छोटी वीडियो, पढ़ें और समझें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग सफल हों। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।